नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं आरपीएससी को लेक्चर 2025। क्वेश्चन नंबर 121 से स्टार्ट करते हैं। द जनरल इंटीग्रल ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स जेड पी प्लस वाई जेड क्यू इक्वल टू एक्स वाई। जनरल सॉल्यूशन कुछ है, सिंपल इक्वेशन है। देखो सिंपल इक्वेशन है लेकिन साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर में कैसे नहीं है? जैसे इसके लैग्रांज समीकरण लिखें तो डी एक्स अपॉन कितना लिखेंगे, एक्स जेड बराबर डी वाई अपॉन वाई जेड और डी जेड अपॉन एक्स वाई। डी एक्स वाले के पद में एक्स है, डी वाई वाले पद में वाई है, डी जेड वाले पद में जेड नहीं है। इसका साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है, और जब साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है तो सिमेट्रिक रिजल्ट नहीं मिलता। तो इसलिए इसका रिजल्ट इस टाइप की फॉर्म में है। तो फिर कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले अगर इन दो पार्ट को सोल्व करते हैं तो डी एक्स आवर एक्स जेड इक्वल टू डी वाई आवर वाई जेड है, जेड से जेड कैंसिल हो गया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे तो log x इक्वल टू log y और प्लस log c। ठीक है, अब ये प्लस log c माइनस log c भी ले सकते हैं, तो दोनों आंसर पॉसिबल है, लेकिन मैं एक लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो log x माइनस log y इक्वल टू log c, और इसको log x अपॉन y लिखेंगे और दोनों तरफ log हटा देंगे तो x अपॉन y बराबर c। यहाँ पे दो कांस्टेंट लेने हैं तो इसको पहले वाले को c1 कांस्टेंट बोल सकते हो, दूसरे वाले c2 कांस्टेंट बोल सकते हो। तो c1 लिख दिया, c लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x अपॉन वाई बराबर कांस्टेंट आ गया। तो x अपॉन वाई इसमें भी है, x अपॉन वाई इसमें नहीं है। x अपॉन वाई या y अपॉन x दोनों करेक्ट है। तो x अपॉन वाई कांस्टेंट है तो y अपॉन x भी कांस्टेंट होगा, उसको नया नाम बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर या तो फर्स्ट पॉसिबल या थर्ड पॉसिबल या फोर्थ पॉसिबल है। दूसरा जो रिजल्ट दे रखा है उस रिजल्ट में देखो एक्स वाई है, एक्स वाई है, एक्स वाई है, यहाँ एक्स जेड। हमें देखना है कि x और y के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, x और z के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। अगर आप इस क्वेश्चन में x की जगह y कर दोगे और y की जगह x कर दोगे तो ये पार्ट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये पार्ट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन में अगर x और y को आपस में रिप्लेस करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर में भी x और y को रिप्लेस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये वाला रिजल्ट पॉसिबल है, ये वाला पॉसिबल है, ये वाला पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। और ये सेकंड वाला पहले से कैंसिल हो गया, तो फर्स्ट और थर्ड में से आंसर है। अब अगर आप ज्यादा नहीं कर पाओ तो कम से कम फर्स्ट और थर्ड में से तुक्का लगाने का हिसाब है। और फर्स्ट और थर्ड में भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मेरा मानना ये कि 90% अगर तीन में माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तीन ऑप्शन में माइनस है, तो माइनस वाले आंसर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो मैं कौन सा करूंगा? प्लस वाला एग्जाम माइनस वाला करूंगा। तो मैंने ऐसा एक बार एग्जाम में आरपी स्कूल लेक्चर जो 2012 मैंने दिया था, जब मैंने ऐसा क्वेश्चन किया था तो उसमें दो ऑप्शन काट दिए थे, फिर मैंने देखा किसका बहुमत ज्यादा है, उस क्वेश्चन का जिसका बहुमत ज्यादा था उसको मैंने टिक मार्क किया, सही हो गया। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं है, मैं जितने ही पेपर सब में एनालिसिस करता हूँ तो 100% नहीं कह सकते, 99%, 98%, 97% या कि जितना ही मान लो अबव 90% ना सही जाता है। इन कुछ क्वेश्चन में गलत ही हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमें भी तो 100% अप्लाई नहीं करना, कई बार एक बहुत कम क्वेश्चन में अप्लाई करना पड़ता है। जैसे मैंने अपनी जितने ही पेपर दिए अपनी लाइफ में, उनमें कोई 2-3 बार ऐसा अप्लाई करना पड़ा होगा, तो 2-3 बार अप्लाई करना पड़ा। लेकिन अगर मैंने दो ऑप्शन काट दिए तो फिर एक ऑप्शन तो पक्का ही है, वो तो हटाना ही पड़ेगा, चाहे तुक्के से हटाओ चाहे सोल्व करके हटाओ। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। तुक्के से भी करते हैं तो भी करेक्ट होता है, लेकिन अगर मेथड से चलेंगे तो कैसे चलना पड़ेगा, फिर आपको आइडिया होना चाहिए कि सोल्व कैसे करेंगे। तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे एक्स है, इसके पास वाई नहीं है, यहाँ पे हमें इससे कैंसिल करने के लिए वाई लाना पड़ेगा, इसके पास वाई है, एक्स नहीं है, इससे कैंसिल करने के लिए एक्स लाना पड़ेगा। तो इसको वाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बराबरी लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे डी एक्स अपॉन है, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स अपॉन है एक्स जेड, डी वाई अपॉन है वाई जेड, डी जेड अपॉन है एक्स वाई। इसके बराबर मैंने सोल्व किया डी एक्स लिख दिया मैंने, इसको वाई से मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने एक्स से मल्टीप्लाई किया। ये आइडिया किससे लगा मुझे? ये आइडिया मैं आंसर से भी ले सकता हूँ और प्रैक्टिस से भी कर सकता हूँ, दोनों आप पे डिपेंड है। आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो प्रैक्टिस से आइडिया लो, प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो सोल्व करो, कम से कम ध्यान रखो ये चीज आई कैसी है। ठीक है, तो यहाँ जब इसको सोल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू है ना, यहाँ पे अगर इसको मैं वाई से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो एक्स वाई जेड होता है, इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो एक्स वाई जेड होता है, तो एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड 2x वाई जेड हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक्स वाई जेड होगा, दूसरे वाले पास से भी एक्स वाई जेड होगा, और इसको कैंसिल करने के लिए मुझे नीचे यहाँ पे चाहिए 2x वाई जेड, और 2x वाई जेड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस 2z डी जेड करना पड़ेगा। जैसे ही मैं ऐसे लिखूंगा तो बटे में 0 आ जाएगा, और अगर आपका डिनोमिनेटर में 0 आ गया, हर में 0 आ गया, तो इसका मतलब ये वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। तो इसको और सोल्व करके मैंने लिखा y dx प्लस x dy माइनस 2z dz इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन? एक्स वाई का डिफरेंशिएशन, ये माइनस का 2z dz। आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन मैं ज्यादा पसंद ये करूंगा कि आप इसको ऐसे लिखो डिफरेंशिएशन ऑफ z स्क्वायर।
इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो समाकलन और अवकलन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कैंसिल किया इंटीग्रेशन करने पर, अगर इंटीग्रेशन साइन लगा दें तो इंटीग्रेशन करने पर यहाँ तो एक्स वाई बचेगा, यहाँ माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ पे एक नया कांस्टेंट कुछ भी बोल सकते हो, सी डैश बोल सकते हो, सी टू बोल सकते हो, तो हमारे पास दो आंसर आ गए। इसलिए हमारा जो आंसर फाइनल आंसर क्या हो गया, फाई ऑफ, पहले में मिला था एक्स अपॉन वाई कॉमा एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आंसर हो गया। लेकिन इसमें ध्यान रखना, अगर ऐसा आता है फाई ऑफ वाई अपॉन एक्स कॉमा एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये आंसर भी करेक्ट होता है। तो जरूरी नहीं एक्स अपॉन वाई दे, एक्स अपॉन वाई दो चाहे वाई अपॉन एक्स दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर लिखें, इसकी बजाय आप ऐसा भी कर सकते हो कि जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई लिखोगे तो भी करेक्ट है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे इधर माइनस कांस्टेंट लेते हैं, माइनस इधर आ जाएगा, तो कुछ भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई एग्जामिनर थोड़ा बहुत भी घुमाना चाहे तो मान लो 2 से और डिवाइड कर देगा, क्या फर्क पड़ता है, तो भी आंसर करेक्ट माना जाएगा। तो ऐसा नहीं कि जो 2 दे दिया, कांस्टेंट से थोड़ा सा अवेयर रहना है कि कांस्टेंट्स का क्या क्या फर्क पड़ सकता है, क्या आंसर में रिजल्ट रहता है, क्या रिजल्ट नहीं रहता। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, करेक्ट आंसर हो गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन एक्स अपॉन वाई कॉमा एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, इस टाइप से पड़ा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बिंदुओं -2,6 तथा 4,8 को मिलाने वाली रेखा बिंदु 8,12 तथा x,24 को मिलाने वाली रेखा पर लंब है, तो अगर ये दोनों रेखाएं लंब है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, if the line joining the points -2,6 and 4,8 is perpendicular to the line joining the points 8,12 and x,24 and x equals to minus lambda square upon 4, then lambda is equals to। अब ये मान लो बेसिक से का क्वेश्चन है, बेसिक पे बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको बेसिक में दिक्कत आ रही है तो फिर दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो यहां अगर आप एग्जाम में जा रहे हो और आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आप वही क्वेश्चन कर पाओगे जो आपका पहला दिखा, आप अपनी तरफ से दिमाग यूज में नहीं लेते हो। ठीक है, वो बात अलग है कि आपके पास टाइम नहीं मिला, इस क्वेश्चन पे नहीं पहुंच पाए, वो चीज अलग है, लेकिन इस क्वेश्चन पे पहुंच गए, इस क्वेश्चन को आप सोल्व नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपने अपना दिमाग क्या कर रखा है, एकदम सेफ मोड में रख रखा है। ठीक है, तो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, तो इसको मिलाने वाली रेखा डाल अगर मैं m1 कहूं तो m1 बराबर कितना होगा, m1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो y2 माइनस y1 8 माइनस 6 तू लिख सकते हो डायरेक्ट, 4 माइनस 2, तो यहाँ तो हो गया 2/6 यानी 1/3। तो पहली रेखा का जो इन दो बिंदुओं को पॉइंट को मिला रहे हैं, उसका लाइन का जो स्लोप है जो डाल है वो तो m1 हो गया। इसी प्रकार दूसरी लाइन के लिए अगर m2 लिखूंगा तो m2 बराबर कितना होगा, 24 माइनस 12 अपॉन x माइनस 8, इसको सोल्व किया तो 12 अपॉन x माइनस 8। अब लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, परस्पर लंबवत है, तो लंबवत का प्रतिबंध क्या होता है, परपेंडिकुलर कंडीशन होती है m1 m2 बराबर -1, m1 की वैल्यू 1/3, m2 की वैल्यू 12 अपॉन x माइनस 8 इक्वल टू कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। इसको 3 से कैंसिल किया तो ये 4 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4 इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस का x प्लस का 8, और इससे सोल्व करने पर x की वैल्यू आ गई, x इधर आ गया 8 माइनस 4, x की वैल्यू आ गई 4, x की वैल्यू 4 आ गई और x की वैल्यू 4 को इसके साथ सोल्व करना है। तो हमारे पास है x इक्वल टू 4 बराबर माइनस लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4, दिस इंप्लाइज लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू -16, दिस इंप्लाइज लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस रूट -16 और प्लस माइनस रूट -1 यानी आयटा रूट 16 मतलब 4, तो अपना आंसर हो गया लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 4 आयटा। थोड़ा सुंदर से लिखे से लिख देता हूं मैं, प्लस माइनस 4 आयटा। ठीक है, ये अपना करेक्ट ऑप्शन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अक्षों को समांतर रखते हुए ऑन शिफ्टिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट, अगर ये क्या कर रहा है, पॉइंट ओरिजिन को किस पे शिफ्ट कर दिया, इस पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया, कीपिंग द एक्सेस पैरेलल द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट दिस विल बी। तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का क्वेश्चन तो आप ये मान के चलो कि आपको आना ही चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आपको टेस्ट में भी खूब बार दिया मैंने, और ऐसा क्वेश्चन क्लास में भी करवाया है। एक बार अगर आपने ढंग से समझ लिया है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वैसा क्वेश्चन आपको टेस्ट में पक्का मिलेगा। तो मेरा पूरा फोकस ये है कि जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं उस टाइप के क्वेश्चन ना आपको टेस्ट में मिल जाएंगे, आपको या तो लेक्चर में मिल जाएंगे या टेस्ट में मिल जाएंगे। और क्वेश्चन अगर पहले से देखा हो वो आपको अगर सामने मिलता है और इजी क्वेश्चन है तो दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे न्यू कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अगर कोई ओरिजिन है और वो किस पॉइंट पे शिफ्ट हो रहा है, एच के पे शिफ्ट हो रहा है, तो इस पॉइंट के x1 y1 के जो न्यू कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे, x1 माइनस एच y1 माइनस की, इस टाइप से इससे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो एक तो अगर आपको इसका पेपर देखना है तो पेपर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल है जेपी मैथ्स
सॉल्यूशंस, उसमें आंसर की के साथ यही पेपर है, जेपी मैथ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आप इस पेपर को वहां पे देख सकते हो, जेपी मैथ सॉल्यूशंस टेलीग्राम चैनल पर। और ये अगर आप क्या कर रहे हो, ओरिजिन को इस पॉइंट पे शिफ्ट कर रहे हो, तो इसके नए कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे? तो इस पॉइंट के नए कोऑर्डिनेट में क्या करेंगे, ये तो एज इट इज लिखा जाएगा, इसमें से 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, एच घटा दिया, और इस y1 में से 1/3 में से k घटा दिया, तो घटाएंगे तो माइनस का माइनस 1/3। ठीक है, इसको आप 10 एलसीएम लोगे, 10 एलसीएम तो माइनस का 2 माइनस का 5, और यहाँ पे ये 1/3 प्लस 1/3, 1/3 प्लस 1/3 एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हो, या सीधा डायरेक्ट आप ले सकते हो 2/3। तो सोल्व करने पर कितना आ जाएगा, कॉमा लिख देता हूं मैं, यहाँ पे लिख दिया माइनस का 7/10 कॉमा 2/3, माइनस का 7/10 और 2/3। और इसका जस्ट अपोजिट अगर आपने क्या कर दिया, इसमें से इसको न घटाकर इसमें से आपने इसको घटा दिया, तो इसका जस्ट ऑपोजिट भी ऑप्शन में प्रेजेंट है। आप गलती करो, एग्जाम ने आपको ऑप्शन दे रखा है, गलती करते आपको ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन तो 4th है, और आपने थोड़ा बहुत गलत किया तो फर्स्ट ऑप्शन करके आओगे तो नेगेटिव मार्किंग तैयार है। आपको कई इस पेपर में सबसे शानदार, इस पेपर की अच्छी बात क्या है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन भी हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हैं, मतलब सब टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे इस पेपर में। अगर इस पेपर को कोई हैंडल कर रहा है तो इसका मतलब ना उसके सभी टॉपिक्स पे ना अच्छी कमांड है। मतलब हैंडल करने का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ से लगी और 2 पेज में, हैंडल करने का मतलब उसको आप चुटकियों में सोल्व कर पा रहे हो। तो ठीक है, 3 सदिश ए सदिश बराबर आई कैप माइनस जे कैप, बी सदिश बराबर जे कैप माइनस के कैप, सी सदिश बराबर के कैप माइनस आई कैप दिए गए हैं। यदि डी एक इकाई सदिश इस प्रकार से है कि ए डॉट डी इक्वल टू 0, बी सी डी इक्वल टू 0, तो डी सदिश बराबर क्या है? ठीक है, तो देखो मैंने अपने लेक्चर्स में ही बताया कि अगर जहां आई जे के कोफिशिएंट बहुत सिंपल है, +1 है, -1 है, सिंपल आई प्लस जे प्लस के है, आई माइनस जे है, इस टाइप के क्वेश्चन हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको ज्यादा आप दिमाग की बजाय, आप ज्यादा फॉर्मूले की बजाय दिमाग से ज्यादा सोल्व करो तो फास्ट क्वेश्चन सोल्व होते हैं। ठीक है, अच्छा, दिमाग कब काम में लोगे, जब दिमाग लेना स्टार्ट करोगे तो एक दो बार आपको लगेगा कि हो सकता है ऐसा कैसा पॉसिबल है, लेकिन एक बार करने स्टार्ट कर दो तो फिर आपका मेथड अप्लाई करने का इच्छा नहीं होगा, आप सोचोगे ये क्वेश्चन भी कोई क्वेश्चन है क्या। सबसे अच्छी खास बात क्या है, सबसे अच्छी खास, देखो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो एक तो सबसे पहले दे रखा है कि डी सदिश कैसा दे रखा है, इकाई सदिश। तो आप देखो भाई कौन कौन से इकाई सदिश है, तो आप यहाँ देखोगे ये भी इकाई सदिश है, ये भी इकाई सदिश है, और ये इकाई सदिश नहीं है, और ये इकाई सदिश नहीं है। तो अगर आपको ये पता चल गया कि इकाई सदिश कौन कौन से हैं, तो ये 2 ऑप्शन तो कट गए, 2 बच गए। ठीक है, फिर क्या दे रखा है, ए और डी क्या है, परस्पर लंबवत है, तो ये भी डी के लंबवत और ये भी डी के क्या है, लंबवत है। तो एग्जामिनर ये चाहता है कि उसको आपको कितना और नॉलेज जरूरत है, जहां तक आपको नॉलेज है, यहां तक ये नॉलेज तो मोस्टली सब बच्चे अप्लाई कर लेते हैं। जिसने यहाँ पे यूनिट, ये इकाई सदिश है, ये वाली प्रॉपर्टी भी नहीं लगाई, इसका मतलब वो उसने पढ़ना स्टार्ट किया है, उसको अभी ये नहीं पता कि इकाई सदिश की प्रॉपर्टी का यूज लेना भी होता है क्या, यूनिट वेक्टर भी होता है क्या, यूनिट नाम वेक्टर भी कुछ अपनी प्रॉपर्टी रखता है क्या। तो जिसने इकाई सदिश वाली प्रॉपर्टी नहीं लगाई, इसका मतलब वो तो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। और ए डॉट डी, अगर लंबवत वाली बात करेंगे तो ए डॉट डी तो चारों में अप्लाई होगा, ए डॉट जी इससे भी आएगा, इससे भी आएगा, इससे भी आएगा, इससे कोई ऑप्शन कैंसिल नहीं होगा, इससे 4 ऑप्शन इससे करेक्ट होंगे। यहां दे रखा है बी सी डी 0, आपका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, बॉक्स प्रोडक्ट है बी सी डी, वो 0 दे रखा है। बी सी डी 0 का मतलब क्या, बी सी डी समतल है, बी सी और डी एक प्लेन में, यानी डी क्या है, बी और सी का लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्या है डी वेक्टर, क्या है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी वेक्टर एंड सी, बी वेक्टर एंड सी। ठीक है, यदि डी वेक्टर क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी सी का मतलब डी वेक्टर है वो बी और सी की सहायता से अपन सोल्व कर सकते हैं। और मुझे चाहिए सब में आई प्लस जे, देखो इसमें आई प्लस जे, इसमें आई प्लस जे, इसमें आई प्लस जे, इसमें आई प्लस, ये सारे ऑप्शन कर रहे हैं कि आप तो आई प्लस जे लिया हो कि अपने आप आ जाएगा, क्या जाएगा कि अपने आप आ जाएगा। तो अगर आपने ऐसी कहानी सुनी होगी तो ऐसे आ जाए, मतलब कहानियां प्रचलित हैं कि ये चीज अगर ऐसा आ गया तो ऐसा आ गया, तो मैं कहानी पे इतना जाना नहीं चाह रहा। लेकिन यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर आपने बी और सी की सहायता से आई प्लस जे लिया है तो के वाला पद ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो मुझे बी और सी की सहायता से क्या लाना है, आई प्लस जे लाना है। मेरे पास प्लस का जे तो है और आई है माइनस का, आई माइनस का, उसको प्लस का करने के लिए मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ क्या करना चाह रहा हूं, मैं बी में से सी घटाना चाह रहा हूं। जैसे ही मैंने बी में से सी घटाया तो मुझे मिलेगा जे माइनस की, और ये तो बी हो गया, सी को माइनस का करें तो माइनस का कैप और प्लस का आई कैप।
और इसको सोल्व किया तो आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप माइनस का 2k कैप, आई कैप प्लस जे कैप तो आ गया के कैप अपने आप आ गया, और माइनस का 2k कैप कहाँ है, यहाँ माइनस का 2k कैप है, यहाँ माइनस 2k कैप है, लेकिन ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ये यूनिट वेक्टर है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट है, मतलब जिसने ढंग से पढ़ा है ना उस क्वेश्चन को 10 सेकंड नहीं टिकने देगा, ये इस लेवल का क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप इसको मेथड से जाओगे, ये डॉट डी प्रोडक्ट करके पहले डी मानोगे फिर कंडीशन सोल्व करोगे, उस टाइप से आप चलोगे तो क्वेश्चन लेंथी हो सकता है, ठीक है। तो मुझे इस टाइप के क्वेश्चन बड़े पसंद आते हैं। स्टार्टिंग में मेरे को लगता था कि ये बहुत हार्ड क्वेश्चंस हैं, लेकिन जब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, आप क्वेश्चंस को पहचानने लग जाओगे, रीड करने लग जाओगे, आपको लगेगा कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब ये तो क्या है, यूनिट वेक्टर नहीं है, इसको यूनिट वेक्टर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मॉडुलस से भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो बी माइनस सी का मॉडुलस निकालोगे तो आप आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, इसको सोल्व करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 का स्क्वायर 4, रूट 6 से और डिवाइड करेंगे, जैसे ही रूट 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वेक्टर क्या है, ये बी और सी के क्या है, समतलीय तो है, ये जो वेक्टर है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन क्या नहीं है, यूनिट वेक्टर नहीं है। और ये जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर भी है, और इस कंडीशन को दोनों को संतुष्ट कर रहा है। शानदार। अगला ये क्वेश्चन भी शानदार, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन बुक की एग्जांपल से मिल जाता है, इसलिए मोस्टली बच्चों को देखा होता है, और जिनका देखा होता है वो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो जो क्वेश्चन देखा होता है वो क्वेश्चन आपसे नहीं होता तो गड़बड़ है, तो नहीं देखा वो क्वेश्चन नहीं हो रहा तो चलता है कि भाई देखा ही नहीं हुआ, कहां से करेंगे, ठीक है। अब देखो भाई, ये है cos x, और cos x की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है, और cos x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। तो 1 प्लस जो cos x, दोनों सब में 1 ऐड करोगे तो 1 प्लस cos x वो हमेशा क्या होगा, 1 प्लस cos x हमेशा 0 से बड़ा है, पॉजिटिव होगा, मतलब कभी नेगेटिव नहीं हो पाएगा। और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है या 0 है, 0 एक बार छोड़ देते हैं, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका उल्टा भी पॉजिटिव होगा, और ये वैल्यू पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव वैल्यू का पॉजिटिव लोअर लिमिट से अपर लिमिट, ये भी दोनों अगर पॉजिटिव है और छोटी से बड़ी लिमिट है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो अगर आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसका आंसर पॉजिटिव है तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये बच गया और ये बच गया। और जिसने उसको थोड़ा सा और ढंग से देखा है, उसको जिसको उत्तर याद है कि इसका उत्तर 2 आता है, तो 1/2 करेगा नहीं, तो ऐसे डायरेक्ट कर सकता है। लेकिन मान लो कि अपने तो कुछ भी ऑब्जर्वेशन नहीं किया, तो फिर एग्जाम में कैसे करेंगे, तो फिर एग्जाम में इस टाइप से करोगे। तो फिर ये आई है, इसको भी कई प्रकार से किया जा सकता है, लेकिन मैं कौन सी प्रॉपर्टी से कर रहा हूँ, मैं किंग प्रॉपर्टी लगा के सोल्व कर रहा हूँ। चौथा गुणधर्म बोलते हैं कई लोग, किंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो किंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स इक्वल होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं, किंग प्रॉपर्टी कहती है। चौथा गुणधर्म बोल देते हैं कई इसको कुछ और नाम बोल देते तो बात अलग है। किंग प्रॉपर्टी में अप्लाई करना चाह रहा हूँ, जैसे इसमें किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो π/4 से 3π/4 dx अपॉन 1 प्लस एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, एक्स को लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट π/4 प्लस 3π/4 पाई और माइनस एक्स, कोस π/माइनस कोस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, कोस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो π/4 से 3π/4 पाई है तो कोस का कोस रहेगा, तो 1 माइनस कोस एक्स, ये हो गया। ये क्वेश्चन 1 है और ये क्वेश्चन 2 है, और 1 और 2 को ऐड करके अब इसको सोल्व करेंगे। कई तरीके हैं, किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हो, 1 और 2 को ऐड कर दिया, 1 और 2 को। इस टाइप के बहुत फेमस क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको ऐसा ही मिलेगा जिसमें x लिखा मिलेगा मल्टीप्लाई में, लिमिट 0 से पाई मिलेगी, ठीक है। तो जिसने थोड़ा सा बहुत ढंग से पढ़ा है तो उसको सारे क्वेश्चन आपको, ये ऐसे क्वेश्चन टेस्ट में मिल जाएंगे, आपको ऐसे क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे, एग्जाम्पल में मिल जाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान आपको देने की जरूरत है, ठीक है। कई बुक में एक्स 5 मिल सकता है, 5 लिखा है, सर एक एग्जाम में 5 लिख के आया था इसलिए 5 ज्यादा मिल जाता है। तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो आई और आई 2i हो जाएगा, इधर इन दोनों को ऐड करेंगे तो इंटीग्रेशन की लिमिट तो क्या है, सेम है, इंटीग्रेशन लिमिट सेम है, तो हमने क्या कर दिया, उसको कॉमन ले लिया, तो 1/1 प्लस कोस एक्स और प्लस 1/1 माइनस कोस एक्स और ये dx। इसको और सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो वो आप कन्वर्टर में आ जाएगा 1 माइनस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स प्लस 1 प्लस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स इंटू 1 माइनस कोस, ठीक है, इंटू dx। और इसको सोल्व किया π/4 से कहाँ तक, 3π/4 तक, ऐसा मैंने सोल्व किया। तो माइनस कोस एक्स और प्लस कोस एक्स, माइनस कोस एक्स और प्लस कोस एक्स कैंसिल हो गए, और ये 1 और 1 2 आ जाएगा, 2 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। हमने लिखा 2i
2 बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, π/4 से 3π/4 है, ऊपर dx बचेगा, नीचे 1 प्लस कोस एक्स इंटू 1 माइनस कोस एक्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1, कोस एक्स का स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन π/4 से 3π/4, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का अगर आप ऊपर ले जाके लिखोगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स 3π/4, ये कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोट एक्स, तो ये माइनस कोट एक्स माइनस इंटीग्रेशन की लिमिट से बाहर लिख दिया, कांस्टेंट बाहर ले सकते हैं, और ये π/4 से 3π/4, और ये माइनस कोट 3π/4 माइनस कोट π/4, कोट 3π/4 -1 माइनस साइन कोट π/4 1, ये -2 माइनस ऑफ -2 प्लस 2। तो आई की जो वैल्यू है फाइनल अपना जो आंसर है आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन की जो वैल्यू कितनी हो गई 2 होगी। तो अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार क्या है कि एज इट इज, यही क्वेश्चन मेरा टेस्ट में दिया, एज इट इज 3/5, ऐसे क्वेश्चन और भी हैं जिसमें 3/5 5/11 ही मिल जाता है, लेकिन 3/5 ही लिखा हो, एकदम 100% आपका मैच मिल जाए तो इसका मतलब है ना मजा आ जाती है। अगर आपको 30 क्वेश्चन का टेस्ट देते हो, 25 क्वेश्चन देते हो टेस्ट में, 50 क्वेश्चन के 2 टॉपिक होते हैं, उसमें 25 क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर के टेस्ट देते हैं, उसमें एक क्वेश्चन आपका एज इट इज मिल जाता है, तो बढ़िया। ये क्वेश्चन इतना फेमस है कि बच्चे को आना चाहिए, ठीक है। तो जिस बच्चे ने इसको डायरेक्ट कर दिया A1 है वो तो शानदार है, ऐसे बच्चे पसंद है मुझे जो कि भी है ना मैथ्स खाते हैं, मैथ्स पीते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, मतलब हम क्या कहें कि भाई मैथ्स उनका क्या है, रुचि का विषय, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 3z1/5z2 if 3z1/5z2 where z1 and z2 are complex number is a purely imaginary number। ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है, ये प्योरली इमेजिनरी नंबर। अगर कोई प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो उसको अगर मैं क्या करूं, किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी वो प्योरली इमेजिनरी नंबर रहेगा, तो ये भी प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। जैसे किसी ने कहा कि ये बताओ, आप कहोगे ये तो प्योरली इमेजिनरी नंबर है, इसको अगर मैं किसी मल्टीप्लाई कर दूं 5/3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है, और अगर मैंने इसको 5/3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी ये प्योरली इमेजिनरी नंबर रहेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को देखते हुए इसके 3 और 5 हटा दिए, क्योंकि मैं इस 5 को इधर ले जाऊंगा, 3 को इधर ले बटे में लाऊंगा प्योरली इमेजिनरी नंबर के, तो वो भी प्योरली इमेजिनरी नंबर रहेगा। इसको आप अगर वैसे समझना चाहो तो मान लो कि इसको मैंने लिखा आयटा इंटू के, ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है। तो Z1/Z2 बराबर कितना आएगा, Z1/Z2 बराबर आएगा 5 जाएगा 5k/3 इंटू आइटा, और इसको मैं एक नया 5k/3 को एक नया कांस्टेंट मान लो, मैं C बोलता हूँ, C इंटू आइटा, C इंटू आइटा बोल सकते हो, B इंटू आइटा बोल सकते हो, जो आपको लिखने में जिसको आप इजीली सुन तो लिख सकते हो, गलती नहीं कर सकते, वो ऐसा मान सकते हो। तो अगर ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो इसके साथ जो भी कांस्टेंट है, जो रियल नंबर है, उनको हटाने पर भी प्योरली इमेजिनरी नंबर रहेगा, ठीक है। लिखिए इसमें, ठीक है। विशुद्ध काल्पनिक संख्या रहेगी, अगर ये विशुद्ध काल्पनिक संख्या है तो इसका मतलब क्या ऐसा कर सकते हो आप, इसको Z1/Z2 में लिखो और इसको विशुद्ध में बदल दो। तो मैंने क्या लिखा, पहले इस नंबर को सोल्व किया, इस नंबर को मैंने सोल्व करके लिखा Z1/Z2 है, तो मैंने Z2 को से डिवाइड कर दिया, अंश और हर दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को Z2 से डिवाइड कर दिया, Z1/Z2 + 1, प्री मॉडुलस अलग कर सकते हैं। और Z1/Z2 क्या है, मैंने अपनी तरफ से क्या मान लिया, बी आइटा मान लिया, आइटा बी -1 का मॉडुलस, नीचे भी आइटा बी + 1 का। अब हमें पता है कि अगर ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू दोनों का जो मॉडुलस है वो सेम आएगा, लेकिन अगर नहीं पता तो भी अगर इसको सोल्व करोगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, या पहले इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर जोड़ दो, बाद में रियल पार्ट का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, और नीचे बी का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर लिखो चाहे -1 का स्क्वायर, होना तो 1 ही है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो Z1 - Z2/Z1 + Z2 का मॉडुलस है वो कितना आ गया, 1 आ गया। इस टाइप से आप और तरीके से भी बहुत तरीके इसको मान करने के, जैसे Z2 को 1 ले लिया, Z1 को कुछ और मान लिया, इस टाइप से भी सोल्व कर सकते हो, Z1 Z2 को मान के भी सोल्व कर सकते हो, कैसे भी करके सोल्व करो, आंसर ये आना है। बहुत तरीके हैं, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका है कि इसका आंसर 1 लगाओ, आगे बढ़ो, ठीक है। जिस क्वेश्चन में बहुत तरीके हैं, जिसको बहुत बार सोल्व कर लिया और फिर आप एग्जाम में सोल्व कर रहे हो तो फायदा क्या है। अब देखो भाई,
यदि 3x3 क्रम के अवयव ए का सेकंडज अवयव, ठीक है, इफ पी, ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है। अब इस क्वेश्चन की विशेषता क्या है, ये क्वेश्चन अभी हाल ही फिलहाल में किसी एग्जाम में आया हुआ है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, मैंने देखा नहीं, इसको मैच नहीं किया कौन से एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन ये एग्जाम में आया क्वेश्चन, और एग्जाम में अभी किस एग्जाम में, शायद आरपीसी एग्जाम में आया, और अगर रिपीट हुआ है, जैसे अगर मान लो आरपीसी सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग में आया हुआ हो मान लो, तो अगर ये रिपीट हुआ है तो फिर ये क्वेश्चन तो होना चाहिए, रिपीटेड क्वेश्चन है ना, वो तो दोबारा आपका तुरंत होना चाहिए। तो इफ पी, अच्छा दूसरे क्या है, इसमें डिटरमिनेंट जीरो नहीं है, सारणी का मान क्या नहीं है, जीरो नहीं दे रखा, जीरो था तो अलग टाइप से सोचते, जीरो नहीं है इसलिए अलग टाइप से सोचने बजाय क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। इफ p इक्वल्स टू 1 अल्फा 3 1 3 3 2 4 4 इज द एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए, ये p है ना, एक्चुअल में p क्या दे रखा है, एडजॉइंट ऑफ ए दे रखा है, तो p ने देख एडजॉइंट ऑफ दे रखा है, ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है, और ये दे रखी है 1 अल्फा 3 1 3 3 2 4 4, ठीक है, और a का डिटरमिनेंट 4 दे रखा है, और आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, इस मैट्रिक्स का, ये एडजॉइंट क्या है, मैट्रिक्स एडजॉइंट लेते हैं तो मैट्रिक्स ही प्राप्त होती है, तो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ले लूंगा, इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो इधर भी डिटरमिनेंट हो जाएगा, डिटरमिनेंट हो जाएगा तो 1 अल्फा 3 1 3 3 2 4 4 2 4 4, ठीक है। अब एडजॉइंट है, अगर 3/3 की मैट्रिक्स उसको एडजॉइंट लेते हैं तो वो क्या होता है, वो होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, n-1 यानी 3-1, यहाँ पे 3/3 की मैट्रिक्स है तो 3-1, 4/4 की होती है 4-1, तो 3-1 ना हो जाएगा, यानी इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसको सोल्व करने के लिए देखो आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर हमारे पास गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज है, और वो हमें दे रखी हैं, तो हमारी हेल्प के लिए दे रखी है, अगर आप उनका यूज लेके सोल्व करोगे तो क्वेश्चन फास्ट सोल्व होगा, और आप डायरेक्ट सोल्व करोगे तो मैं ये नहीं कह रहा सोल्व नहीं होगा, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांस है। तो मैं अगर एग्जाम में इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा तो मुझे पता है कि 1 1 या 3 3 इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करते ये गायब हो जाएंगे, तो मैं पहले इसको प्रॉपर्टी लगाऊंगा, पहले सोल्व करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं R1 में से क्या करूंगा, R1 में से R2 फर्स्ट रो में से सेकंड रो सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो यहाँ जाएगा 0, यहाँ जाएगा अल्फा-3, यहाँ जाएगा 0, यहाँ 1 3 3 है ही, और यहाँ 2 4 4, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो है हमारा ए का सारणिक, डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में इसको सोल्व करें तो 0 आ जाएगा, फर्स्ट रो से प्रसार करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये माइनस साइन के साथ माइनस अल्फा-3, और ये इंटू ये, तो 4 इंटू माइनस 4 माइनस 6 इंटू में 4 माइनस 6 यानी -2, और माइनस पहले से है, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। इसको मैं सोल्व करके और लिख देता हूँ, तो डिटरमिनेंट ऑफ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डिटरमिनेंट ऑफ 4 दे रखा है, तो 4 का स्क्वायर 16, इधर लिख दिया मैंने माइनस अल्फा-3 4 माइनस 6 यानी -2, ये माइनस और माइनस +2 हो जाएगा, और ये +2 उधर जाएगा, तो 16/2 बराबर अल्फा-3, और 8 इक्वल टू अल्फा-3, और दिस इंप्लाइज अल्फा इक्वल टू 8 + 3 और अल्फा इक्वल टू 11। अगर यहाँ पे बाई चांस 8 + 3 की जगह 8 - 3 हो गया तो आपको 5 ऑप्शन में मिलेगा, आपके लिए तैयार बैठा है, आप गलती करो। ऐसे क्वेश्चन माइनर मिस्टेक कारण अगर आप गलत करते हो तो फिर है ना, देखो क्वेश्चन खुद बताएगा बोल के कि इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ये क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि आप कैलकुलेशन फास्ट करो, गलती करो, दूसरा ऑप्शन तैयार बैठा है। तो कई लोग क्या है कि हर क्वेश्चन को रिपीट चेक करते हैं कि मैंने गलती तो नहीं कर दी, हर क्वेश्चन में डरे रहते हैं। आप अगर घर पे ढंग से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, आपको पता रहेगा ऐसे ऑप्शंस में ना मिक्स होने के आंसर चांस नहीं है, तो वो एग्जाम में भी नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ 8 + 3 की जगह आपने 8 - 3 कर दिया, तो फिर अगर बाई चांस आप ये माइनस लगाना भूल गए, तो यहाँ अगर माइनस लगाना भूल गए, कुछ भी होगा तो फिर वहां आप कुछ भी कर एग्जाम में गलती कर सकते हो, और कुछ भी गलती कर सकते हो तो आपका 5 भी आ सकता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 11 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो भाई, लेट जी बी द ग्रुप ऑफ नॉन जीरो। भाई यहाँ पे ये क्वेश्चन है, देखो जब भी क्वेश्चन आता है, नया क्वेश्चन आता है, मैं उसको हार्ड की टफ की कैटेगरी में मानता हूँ, क्वेश्चन टफ है। अगर आपका क्वेश्चन नहीं देखा हुआ, चाहे किसी भी उसी कॉन्सेप्ट पे बेस हो, चाहे कितना इजी क्वेश्चन हो, उसको टफ की श्रेणी में मानते हैं। क्वेश्चन अगर देखा हुआ है, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन है, वो आया हुआ क्वेश्चन है, अब वो हो सकता है किसी जमाने में हो सकता है बहुत टफ क्वेश्चन हो, लेकिन अब वो बहुत ईजी की कैटेगरी में शामिल हो गया। बहुत ईजी इसलिए हो गया क्योंकि उसको सब बच्चों ने देखा हुआ, सब बच्चों ने किया, और एक बार क्वेश्चन देखा हुआ है, वो दोबारा अगर आता है ना तो वो बहुत ईजी है। यहाँ ये क्वेश्चन क्या है, लेट जी बी द ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। नॉन जीरो रियल नंबर्स है, और ये आपका कोई मल्टीप्लिकेशन अंडर सिंपल आपका साधारण गुणन दे रखा है। जी डैश में क्या 2 एलिमेंट दे रखे हैं, बी द मल्टीप्लिकेशन ग्रुप ऑफ नॉन जीरो इंटीजर्स, तो ग्रुप तो इन्होंने दे रखे हैं।
आपको ग्रुप नहीं चेक करना जाके कि ये ग्रुप है नहीं है, अगले ने दे दिया कि ये तो रियल नंबर के मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप है जी, और ये जी डैश है वो भी ये भी आपका क्या है, जी डैश बी द मल्टीप्लिकेशन ग्रुप ऑफ नॉन जीरो इंटीजर्स ऑफ मॉडुलो थ्रू के लिए ये ऐसे क्रॉस 3 के लिए क्या है ग्रुप दे दिया, ठीक है। देन द फंक्शन एफ जी टू जी डैश डिफाइंड बाई, जिस प्रकार से डिफाइंड दे रखा है और इसमें पूछा कि क्या हुआ है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, अगर कोई ग्रुप है और उस ग्रुप में दो पार्ट हैं, एक आइडेंटिटी के साथ और एक बिना आइडेंटिटी के साथ, इसमें भी इनफाइनाइट एलिमेंट है, इसमें भी इनफाइनाइट एलिमेंट है, ठीक है, और ये मैपिंग किसी दूसरे ग्रुप में है और उसमें दो एलिमेंट हैं, एक आइडेंटिटी है एक नॉन आइडेंटिटी है, दो एलिमेंट है। अगर ये भी ग्रुप है और ये भी ग्रुप है, इस ग्रुप से अगर इस ग्रुप में अगर आप जाओगे, ये इनफाइनाइट ग्रुप है, ये फाइनाइट ग्रुप है, इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है, इसमें सिर्फ दो एलिमेंट है, तो इसकी आइडेंटिटी वाले एलिमेंट इसकी आइडेंटिटी पे मैप हो रहे हैं, इसकी नॉन आइडेंटिटी वाले इस नॉन आइडेंटिटी पे मैप हो रहे हैं, तो ये हमेशा आपको आच्छादक समाकल है, ठीक है। दे रखा है जी और जी डैश दोनों ग्रुप दे रखे हैं, इनकी जो भी ऑपरेशन उसके लिए ग्रुप दे रखे हैं, और इसमें दो टाइप से, जैसे इसमें दे रखे हैं, इसमें हमने क्या कर दिया, हमने धनात्मक और ऋणात्मक दो पार्ट में तोड़ दिया, इसमें हमने क्या तोड़ दिया, इसमें हमने दो एलिमेंट में दो भागों में तोड़ दिया, एक आइडेंटिटी एक नो आइडेंटिटी। तो इसके जो भी आइडेंटिटी, जिसमें जैसे इसमें आइडेंटिटी के मल्टीप्लिकेशन के लिए वन वाला जो भी पार्ट है, जैसे धनात्मक है वो इसकी वन पे इसकी आइडेंटिटी पे मैप हो रहा है, और जिसमें आइडेंटिटी नहीं है वो बिना आइडेंटिटी वाले पे मैप हो रहा है, तो वो हमेशा कैसी होगी, आच्छादक समाकारिता होगी, चेक करने की जरूरत नहीं है, आच्छादक समाकारिता। इसके इतने सारे एलिमेंट किसको मैप होंगे, वन को मैप होंगे, इसके बाकी जितने भी बचे हैं वो सारे किसको मैप होंगे, टू को मैप होंगे, तो वन तो हो ही नहीं सकता, इसलिए कैसी मैपिंग होगी, आच्छादक समाकारिता होगी, ठीक है। सिंपल सा रिजल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, प्रथम प्रकार के लीजेंड्रे फंक्शन pnx के लिए -1 से 1, अब एक रिजल्ट होता है, खूब बार पढ़ाया हुआ है, सबका देखा हुआ रिजल्ट है कि pn का स्क्वायर dx लीजेंड्रे फंक्शन है और pnx है, इसको अगर आप सोल्व करते हो तो इसका जो आंसर है वो कितना होगा, तो सबको पता है कि इसका आंसर 2/2n+2, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू 3 रखी है क्वेश्चन में जब आप n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो राइट हैंड साइड है वो 2/3 × 2 6 + 1 7 2.7 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। तो रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप डायरेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दे रखा है क्या, क्वेश्चन में दे रखा है p3x तो याद ही होना चाहिए, अगर जिसको रिजल्ट नहीं आता तो p3x तो आप वैल्यू पुट करके भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये कह रखा है कि कौन सा सत्य है, तो ये तो दूरिक समष्टि st का प्रत्येक संहत उपसमुच्चय क्या होता है, संवर्त होता है, तो दूरिक समष्टि का प्रत्येक संहत समुच्चय ये तो सत्य है। कैंटर्स का समुच्चय संहत समुच्चय नहीं है, होता भी कैंटर जो सेट है, कैंटर सेट इज कॉम्पैक्ट सेट होता है, ठीक है। एवरी फाइनाइट सबसेट इन ए मैट्रिक्स स्पेस इज नॉट कॉम्पैक्ट, ये हमेशा ये भी कॉम्पैक्ट होता है, इसका भी नॉट हटा दो तब ट्रू होगा, वरना ये फॉल्स है, और ये इज ए कॉम्पैक्ट, ये मैट्रिक्स कॉम्पैक्ट होना जरूरी नहीं है, यहाँ पे नोट लगा दोगे तो करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो इस टाइप से अपने 130 क्वेश्चन हो गए, एक लास्ट लेक्चर अपना और बच गया। धन्यवाद।